आई होप सो आप अच्छे होंगे और बहुत सारे बच्चे अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे सीटेक की। सीटेक एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि आपको पता है DSSP की वैकेंसी, PGT की और असिस्टेंट नर्सरी की और प्लस नॉन टीचिंग की वैकेंसी आ चुकी है। सीटेक जो हमारी DSSP की वेबसाइट है वहाँ पे कुछ ही दिनों में या नेक्स्ट वीक तक अपलोड हो जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा और 9 तारीख से लेकर 7 फरवरी तक फॉर्म स्टार्टिंग है। तो प्लीज़ प्लीज़ TGT के लिए और PRT के लिए इम्पॉर्टेंट है, उनके भी नोटिफिकेशन जल्द ही मिल जाएगा DSSP की वेबसाइट पर। तो प्लीज़ अपना तैयारी शुरू कर दीजिए। सीटेक अगर नहीं क्लियर होगा तो आप ये चांस, बहुत अच्छा चांस, अपॉर्चुनिटी और बम्पर मतलब बोल रही हूँ कि TGT और PRT की वैकेंसी आएगी। तो प्लीज़ प्लीज़ अपनी इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं है। सीटेक में जी जान लगा दीजिए, जितना भी टाइम है अपनी प्रिपरेशन कीजिए बेस्ट तरीके से। जहाँ पे भी आपको दिक्कत लगती है प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए ताकि आपका सीटेक एग्जाम क्लियर है। 1 या 2 नंबर से नहीं सोचना है, आपको सोचना है, अपना टारगेट बनाना है कि मुझे 120 या 130 लाना है, तभी जाके आपका टारगेट फुलफिल होगा। तो विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करें। हमने ज्योग्राफी की क्लास की 6, 7, 8 की कंप्लीट ऑलमोस्ट हो चुकी है। 1 या 2 चैप्टर रह गया है, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। हम हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं ताकि हम अपने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाए और पेपर पढ़ सके, क्योंकि बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पेपर 2 के लिए जो रिजल्ट आया था उसके अकॉर्डिंग ही इसलिए बुक्स स्टार्ट की है। विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है, मैं यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब या टीचिंग से रिलेटेड अपडेट देती रहती हूँ और जब तक वेबसाइट पे नहीं आता तब तक मैं नहीं देती। तो प्लीज़ प्लीज़ अपने यहाँ मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर सकते हैं, उनको हेल्प मिल सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यह है हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, 6 क्लास की बुक्स है। मैं सिर्फ वर्बली नहीं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि इस समय जो है क्लास में पढ़ना हिस्ट्री में बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ, क्लास है 6 और चैप्टर नंबर है 1। तो इसलिए ध्यान रखिए इस चीज़ को। अब क्या है, कब और कहाँ और कैसे, देखिए इसमें मेन चीज़ें पढ़ेंगे और हमें मेन चीज़ें ही पढ़ना बहुत ज़रूरी है अभी के लिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हिस्ट्री में जो आपके है जनरल वाले और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ का है। तो यहाँ पे अतीत के बारे में तुम क्या जानते हो। अतीत के बारे में मतलब पुराने समय की जो बात की गई है, जो बीत चुका है, उसके बारे में हम क्या पता है कि लोग कैसे खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे घर में रहते थे। उस समय खेटक मतलब होता था शिकारी, पशु मतलब पशुओं को पालने वाला, कृषि मतलब कृषि करने वाला, शासक पता ही है आपको, व्यापारी व्यापार करने वाला, पुरोहित जो ब्राह्मण होते थे, शिल्पकार जो चित्रकारी करते थे, कलाकार भी चला आर्टिस्ट होते थे, संगीतकार संगीत गाते, वैज्ञानिक अपने जीवन की जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि बच्चे कौन सा खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ पढ़ते थे और कौन से नाटक देखते थे या कौन कौन से गीत गाते थे। अब लोग यहाँ रहते थे, यहाँ पे एक चित्र दे दिया मानचित्र में, नर्मदा नदी आपको भी पता है कि जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है नर्मदा नदी होती है, और दूसरी तरफ जो हमारी कावेरी नदी और भी नदियाँ होती है। सिर्फ मैं इसमें फोकस कर रही हूँ क्योंकि नर्मदा नदी के बारे में बता रहे। उस समय के जो लोग थे वो क्या करते थे, इस नदी के पास रहते थे। ठीक है, रहने वाले जो जितने भी शुरुआत जिन्होंने शुरू करी थी, तो उनके बारे में वो कैसे थे, कुशल संग्राहक, यानी खुद से अपनी चीज़ों को इकट्ठा करके खाना। जैसे वो कहाँ से करेंगे, जब उस समय की बात कर रहे हैं, पुराने समय की, आपको भी पता है हिस्ट्री में पुराने समय की बात करते हैं, तो यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट ये आता है कि पुराने समय में हमारे पास क्या थी, कुछ नहीं था खाने के लिए, तो हमें आसपास के जंगलों से जो मिलता था उसलिए उनको इकट्ठा कर करके खाते थे। जैसे जंगलों से क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, हमारे फल मिलेंगे, से परे भोजन के लिए फल मिलेंगे, जंगल मिलेंगे, उत्पादक मिलेंगे, जड़ें मिलेंगी, तो इन्हें इकट्ठा करते थे और जानवरों का शिकार करके अपना जीवन बिताते थे। यहाँ नर्मदा नदी के बारे में बात हो रही है। अगला जो है वो उत्तर पश्चिम में सुलेमान और कृथक की पहाड़ियाँ, ये मैं आपको मानचित्र में भी दिखा दूंगी, पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ये एक ऐसा स्थान था जब वहाँ पे था 1 लाख से पहले, और यह है 8,000 साल पहले। स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूँ और जौ उगाना शुरू किया। अब उनको तो चाहिए था खाने पीने के लिए, तो उन्होंने भेड़ बकरियाँ भी पालना शुरू कर दिया, गाय भी पालतू पशु बनाने लग गए। ठीक है, और यहाँ तक गांव में रहते थे। इस समय जो उत्तर पूर्व और सुलेमान की पहाड़ियों के आसपास की बात हो रही है। अब है उत्तर पश्चिम की बात हो गई। अब उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियाँ हैं। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे कृषि का सबसे पहले हुआ था। इधर 8,000 साल पहले था, और ये हुआ था सबसे पहले चावल उगाए थे और विंध्य के उत्तर में थे। तो इस पॉइंट को याद रख लेना, जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था विंध्य की पहाड़ियाँ, नर्मदा नदी, ये रहा। दोबारा दिखा देती हूँ आपको, अगर मेंशन नहीं हो रहा तो यहाँ पे पिक्चर्स में सबको दे रखा है। नर्मदा नदी, विंध्य की पहाड़ियाँ हो गई। फिर दूसरा हमारा पाया था सुलेमान और गारो की पहाड़ियाँ। देखो, सुलेमान और गारो की पहाड़ियों की बात करेंगे तो यहाँ पे गारो की पहाड़ियाँ ये रही, और सुलेमान की अगर हम बात करते हैं, जो हमारे अगर हम देखें यहाँ पे आपको मेंशन हो जाएगा, दूसरा दे रखा है ना, ये रहा।
किर्थक और सुलेमान की पहाड़ियाँ दिस वन। तो यहाँ पे सभी पिक्चर्स में दे रखी है, इस पिक्चर्स को ध्यान में रखते हो। उपमहाद्वीप का मानचित्र है, इसको ध्यान में रखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगला है सिंधु और उसकी सहायक नदी का पता। सिंधु नदी क्या होती है कि यहाँ पे गंगा नदी और सिंधु नदी होती है, तो उसकी सहायक नदी है। सहायक नदी के बारे में ये कहा गया है धारणा कि सहायक नदी वे सहायक नदी होती हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है, और ये 4700 वर्ष पूर्व यानी 4700 वर्ष पूर्व इस नदियों के किनारे आरंभिक नगर बसे थे। आरंभिक नगर मतलब पहले जो नगर थे, वो सबसे पहले जो बसने वाले नगर थे वो 4700 वर्ष में हुए थे। और वो कौन से नगर थे? सिंधु घाटी के, सिंधु नदी के आसपास के जितना भी एरिया है उस नगर की बात हो रही है। यहाँ पे गंगा और उसकी सहायक नदी जो हुई थी वो 2500 वर्ष पूर्व हुई थी। आसपास के तटीय इलाकों में नगरों का विकास हुआ था। और सिंधु नदी के जो आसपास के इलाके थे जहाँ पे आरंभिक नगर बसे थे, जिसमें हम कहते हैं सिंधु घाटी, सिंधु नदी के आसपास के नगर को सिंधु नगर ही कहते हैं। तो सिंधु नगर के बारे में आपको जो है 4700 वर्ष, जबकि गंगा नदी के जो आसपास के एरिया थे वो 2500 वर्ष पहले हुआ था। अब यहाँ पे स्टेटमेंट है, ये दोनों चीज़ हम पता करेंगे। पहले उससे पहले मानचित्र 1 में लिखा हुआ है दक्षिण एशिया में जो बसे हुए लोग थे, बसी हुई जगह थी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अफगानी, ईरान, चीन आदि पड़ोसी राज्य थे। दक्षिण एशिया का एक छोटा सा महाद्वीप है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान है। दक्षिण एशिया का जो छोटा सा महाद्वीप था वो विशालता और एशिया से बहुत बड़ा समुद्र और पहाड़ों के तटों से भरा होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता था। तो अब यहाँ पे गंगा उसकी सहायक नदी के बारे में बोला है। गंगा और सहायक नदी के बारे में कहा जा रहा है कि एक नदी है जो दक्षिण में है, अब ये पता होना चाहिए उत्तर है, ये दक्षिण। इस एरिए में आसपास के क्षेत्र में प्राचीन एक मगध राज्य था। मगध यानी ये बिहार नाम से पहले फेमस था, अब बिहार है इस समय, वो पहले मगध था नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत ही शक्तिशाली थे, यानी बहुत ताकतवर थे, और इन्होंने एक राज्य स्थापित किया था जिसका नाम रख दिया मगध। और ऐसे कई राज्यों को स्थापित करने की स्थापना दी गई है। अब आगे कह रहे हैं लोगों के सदैव महाद्वीप उपमहाद्वीप के एक हिस्से तक यात्रा करने की थी। कोई हिमालय करता था, कोई हिमालय पर्वतों पे जाता था, कोई पहाड़ियों पे, रेगिस्तान, नदियों, समुद्र के कारण जोखिम भरा रास्ता था, तो वहाँ से जाना असंभव नहीं था। तो लोगों ने अलग अलग जाके अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल किया और वहाँ पे आपदाओं के कारण एक जगह से दूसरे गए। कभी कभी तो वह सेनाई दूसरे विशाल हासिल करने के लिए इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज पे अपना मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान पर दूसरे स्थान पर। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा सलाह देते हुए एक जगह से दूसरे, एक कब्जे से दूसरी जगह जाते थे। आगे कह रहे हैं नए और रोचक स्थानों को खोजने के लिए जहाँ में उत्सुकता वंश की यात्रा करते थे, सभी लोगों को एक दूसरे के विचार को जानने का अवसर मिला। ठीक है, ये सिर्फ वर्बली है, इसमें से कुछ है नहीं। अब लोग यहाँ पे यात्रा क्यों करते थे इसके बारे में पता होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण, हालांकि लोगों की इस सीमाओं को पार करना असंभव नहीं था, जिन्होंने चाहा वह कैसा करे। पर्वतीय राज्यों को छूना और समुद्र पार करना, उपमहाद्वीप के कुछ ऐसे आए थे जो यहाँ पे बस गए और लोगों के, ठीक है, मतलब कहने का अभिप्राय है कि लोग यहाँ पे कुछ बस गए और कुछ अलग हो गए। तो आप यहाँ पे आगे क्या देखते हैं, इस आगमन से, इस आने जाने के कारण से संस्कृति और परंपरा का समृद्ध हुई। कई वर्षों तक लोग पत्थर को तराशते रहे, कई लोग पत्थरों को तराशते रहे, कई लोग संगीत रचने लगे, कई लोग भोजन बनाने के लिए अलग अलग तरीके के विचारों को अपनाते रहे। अब देश का नाम देश कैसे बढ़ा? अपने देश के लिए प्रायः इंडिया शब्द का उपयोग होता था। इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 12 जैसे नामों का उपयोग होता है। इंडिया शब्द इंडस से बना है, संस्कृत में सिंधु में कहा जाता है इंडस। एटलस में ईरान और ईरान का पता लगाते हैं तो 2500 वर्ष से ईरान और पूर्व पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने हिंदोस और इंदोस नदी के पूर्व में स्थित प्रदेश को इंडिया कहा। देखिए कैसे कहा, इंडिया कहा। आगे कह रहे हैं भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह ने किया था। इस समूह को संस्कृत के आरंभिक में 3500 वर्ष, यानी कि ऋग्वेद कब लिखा गया था? 3500 वर्ष पूर्व। याद रखना, इसकी कीर्ति ऋग्वेद में मिलती है। उसके बाद में इसका प्रयोग देश के नाम, किसका नाम? भारत का नाम। ठीक है, अतीत के बारे में और जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। अतीत की जानकारी से हमें कई तरह के तथ्य मिले हैं। इस प्रकार से हमें अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। पुस्तक हाथ से लिखी जाने के लिए पांडुलिपि कही जाती है। देखिए, पांडुलिपि हाथ से लिखी जाती है, जो अंग्रेजी में पांडुलिपि के प्रयुक्त होने वाले मैन्युस्क्रिप्ट लैटिन भाषा के मैनु से अर्थ है, जिसका अर्थ है हाथ से या निकला हुआ। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताल पत्रों के हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूज्र नामक पेड़ की छाल से विशेष रूप से तैयार किए जाने वाला भूज पत्र लिखकर मिलता है। इसका पिक्चर्स भी आपको दिखा दी, ये है ताड़पत्र से। अब इसमें यहाँ पे मेंशन कर रखा है ताड़पत्रों से बनी एक पिष्ट है। इसके बारे में बोला कि यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष यानी 1000 वर्ष पूर्व की है। इसमें लिखी गई जो ताम्बूलिपि है वो कह रहे हैं वो ताड़ के पत्तों को काट कर अलग अलग हिस्सों में बांध कर लिखी जाती थी और भुज नामक ताल की तरह से एक ही पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। उन्होंने दिखा भी दिया, ये पांडुलिपि है, इसमें लिखा गया है। ठीक है, आगे देख रहे हैं
इतने वर्षों में पांडुलिपि ने कुछ तो कीड़े खा लिए, कुछ नष्ट हो गई है। अब उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, आज भी उपलब्ध है, लेकिन मंदिरों व्यवहारों में प्राप्त होने वाली इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यता और राजा महाराजाओं के जीवन, श्रद्धेय, विज्ञान आदि विभिन्न प्रकार की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविता, नाटक भी है। इसमें संस्कृत में लिखे गए लेख भी, अन्य प्राकृत और, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, संस्कृत में भी लिखे और कुछ प्राकृत और तमिल भाषा में भी लिखे। प्राकृत भाषा का लोग वहाँ पे आम चाल के, आम लोग जैसे आम लोगों का जीवन होता है ना, आम लोग होते हैं जैसे नॉर्मल, वहाँ पे प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करते थे। आगे कह रहे हैं, अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि हिस्ट्री में हर एक पॉइंट को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ से कुछ भी पूछ सकते हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, जश्न वाले क्वेश्चन, आपको रोंग या रॉन्ग सीक्वेंस वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये तरीके क्वेश्चन करेंगे तब आपको आइडिया लग जाएगा। आगे देखिए, हम अभिलेखों को अध्ययन कर सकते हैं। लेख पत्थर या धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण, मतलब उभरे हुए दिखते हैं वो। कभी कभी शासक और अन्य लोग द्वारा अपने आदर्शों के लिए उत्कीर्ण करवाते ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और पालन कर सके। अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिसमें राजा महाराजाओं तथा रानियों सहित अन्य पुरुष ने कार्य के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा कर रखते थे। देखिए, लेखा जोखा इस तरीके से रखते थे ताकि वो संभाल सके और लोगों को अपने बारे में सुना सके अपनी दास्तां। अब यहाँ पे एक लेख है जिसमें लिखा गया है, 2250 वर्ष पुराना है, और इस पुराने लेख में कहा गया है कि ये अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ था। ये अशोक नामक द्वारा लिखा गया था उनके आदर्शों पे, और इसमें लिखा गया था, ये लिपि किस में लिखी गई थी, ये 2 लिपियों में लिखी गई थी। एक तो है बोलते समय और पढ़ते समय भाषा का प्रयोग होता है, जिसमें यूनानी और अरामेइक 2 प्रकार की लिपियों का प्रयोग करता है। अब ये मत पूछना लिपि क्या होती है। लिपि क्या होती है, उस समय प्रयोग की जाने वाली लिपि होती है जिसमें अलग अलग भाषा में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता था। तो वहाँ पे 2 लिपि के नाम दे दिए, ठीक है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे कुछ अतीत में चीज़ें मिली हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है। वस्तु का अध्ययन करने वाले को पुरातत्वविद कहते हैं, जिसमें पत्थरों, ईंटों से बने अवशेषों और मूर्तियों का अध्ययन करते थे। आगे देखिए, प्राचीन नगर में प्राप्त होने वाला ये एक 4700 वर्ष एक पुराना चांदी का सिक्का और 3500 वर्ष में चांदी के सिक्के से बना हुआ एक ने। आगे कह रहे हैं कि अध्ययन करते थे। वे क्या करते थे, साथ के साथ वे औजारों, हथियारों, भूषण और सिक्कों आदि की प्राप्ति की छानबीन की खुदाई करते थे। इसमें से कुछ वस्तुएं पकी हुई मिट्टी या कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व जल्दी नष्ट ना होने वाले हों, ठीक है। आगे कह रहे हैं, पुरातत्वविद जानवर, हड्डियों और मछलियों का, ये इंपॉर्टेंट है, हड्डियों की मदद करते थे। यह उन्हें जानने में मदद मिलती थी अतीत में लोग क्या खाते हैं। वनस्पति के अवशेष मुश्किल से बच पाते, यदि अन्न के दाने या लकड़ी के टुकड़े जल जाते थे तो जले हुए रूप में बचे हुए मिलते थे। अब पांडुलिपि पढ़ी हमने कि पांडुलिपि क्या होती है, अभिलेख पढ़े, पत्थर होते हैं, पुरातत्व की, इन सब की जानकारी देने वाले को इतिहासकार कहते हैं। इसे स्रोत शब्द से प्रयोग किया। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के माध्यम से प्राप्त होने वाले में रोचक जानकारी होती है, इसलिए स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे पुनर्निर्माण भी कर लेते हैं। इतिहासकार पुरातत्व उन जासूसों की तरह जो सभी स्रोतों का सुरंग के रूप में अतीत को जानने के लिए प्रयास करते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है तो इसलिए पढ़िए। अब है एक और अतीत का प्रयोग हम किस में करते हैं। अतीत का प्रयोग हम बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसे तथ्य है कि इन्हें दिलाने के लिए किया गया है। अलग अलग समूह के लोगों ने इस अतीत को अलग अलग मायने में अलग अलग दिया। पशुपालक, पशुपालक, राजा राजनियों का व्यापारी जीवन के शिल्पकारों के जीवन से भिन्न था। आज के समय में अगर बात करें तो देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग व्यापारी रीति रिवाजों का पालन करते हैं। आगे कह रहे हैं, उदाहरण के लिए यदि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो वहाँ के लोग मछली पकड़ना, शिकार करना और फल फूल संग्रह करना, और विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य पद्धति पे विकल्प पर निर्भर रहते हैं। तो इस प्रकार के डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। अनेक प्रकार के अन्य भेद भी है कि उस समय के जो शासक होते थे वो अपनी विजय का लेखा जोखा रखते थे, लेकिन यही शासक अगर आज की लड़ाई लड़े तो वो नहीं रखेंगे। काफ़ी कुछ लोग जानते थे कि शिकार, मछुआलक और जो नीची जाति वाले लोग होते थे उनका कोई लेखा जोखा नहीं रखा जाता था। पुरातत्व की सहायता से विभिन्न प्रकार के जानने की इच्छा होती है, हालांकि अभी भी इसके बारे में कुछ और जानना जरूरी है। आगे कह रहे हैं, अगर कोई तिथि या 2000 ईस्वी पूर्वी इंपॉर्टेंट है, वर्ष की गणना बताई जाए तो धर्म पे तो ईसा मसीह के जन्म से गिनी जाती है। 2 वर्ष का 18 ईसा मसीह के जन्म के बाद का है। ईसा मसीह से जानने से पहले ईसा पूर्व पहले होता है, ईसा मसीह के बाद की जानने तिथि होती है। आगे इतिहास, यानी ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले। कभी कभी तुम तो या एडी लिखते हो। ईसा मसीह के जन्म के बाद है ना, एनो डोमी नामक 2 लैटिन शब्द से बना। ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से शुरू है। कभी एडी की जगह सीई लिखते हैं, बीसी की जगह बीसीई लिखते हैं, तो इसे सीई का प्रयोग हम कॉमन एरा, बीसी का बिफोर कॉमन एरा का हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों का इस प्रकार से रूप प्रयोग 200 वर्ष पहले आरंभ हुआ था। कभी कभी हम बीपी लिखते हैं जिसमें हम बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान समय की बात की जाती है, तो ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, चैप्टर 1, क्योंकि हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ेंगे और उसके बाद करते जाएंगे प्रीवियस के क्वेश्चन। तो इसलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।